इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में वह लेडी कल्टीवेटर लिंक सायो से कहती है कि वह सिर्फ कुछ समय के लिए था, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो। एमसी अपने कपड़ों को उतारते हुए कहता है कि अब मैं फिर से अपने कपड़ों को नहीं बर्बाद करना चाहता, तो चलो आओ और देखते हैं कि अपर रेलम का कोई पर्सन कितना स्ट्रॉन्ग होता है। तभी अचानक से वह लेडी अपने र्यून तालिस्मान की पावर से एमसी को बांध देती है और उसके पीछे आते हुए कहती है कि ये मेरे तालिस्मान की पावर ऑफ लॉ है। अब तुम अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, अगर चुपचाप मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे तो हो सकता है तुम्हारा शरीर भी विस्फोट हो जाए। एमसी कहता है, क्या सच में तुम यहाँ नीचे आने की हिम्मत करती हो? और फिर वह उसके र्यून से आज़ाद होकर उस लेडी पर एक खतरनाक अटैक करता है। वह लेडी अपने तालिस्मान की मदद से एमसी के अटैक को रोकते हुए सोचती है कि आखिर मेरे र्यून तालिस्मान की पावर उस पर काम क्यों नहीं कर रही है, और जल्दी से वहाँ से ऊपर आते हुए सोचती है कि यह बिना किसी स्पिरिचुअल एनर्जी के ऐसे कैसे कर सकता है, मुझे इससे दूरी बनानी होगी। एमसी कहता है, ओह तो तुम यहाँ से भागने का ट्राई कर रही हो। फिर वह अपनी अर्थ वॉल टेक्निक को एक्टिवेट करता है। वह लेडी सोचती है कि जैसा कि उससे एक्सपेक्टेड था, उसे कोई रियल कॉम्बैट का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वह एक अर्थ स्पेल को यूज़ कर रहा है। फिर एमसी अपनी टेक्निक को यूज़ करता है और ज़मीन के एक काफ़ी बड़े हिस्से को एक वॉल की तरह खड़ा कर देता है। वह लेडी सोचती है कि ये तो अर्थ वॉल टेक्निक है। एमसी उसके पीछे आते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए है और उस पर अटैक करते हुए कहता है कि अब भागने की कोशिश करना बेकार है। फिर वह लेडी जल्दी से अपने स्पेल को यूज़ करते हुए कहती है कि क्या मुसीबत है। एमसी लगातार उस पर अटैक करने लगता है, वह भी उसके सारे अटैक को काउंटर कर रही होती है। फिर हमें एक छोटा सा धमाका दिखाया जाता है। नेक्स्ट हमें सिटी लॉर्ड के मेंशन को दिखाते हैं, जहाँ पर सिटी लॉर्ड कहती है कि यह एक बड़े धमाके की आवाज़ थी, आखिर बाहर चल क्या रहा है। वह डीमन वोल्फ कहता है, बाहर शायद खतरनाक फाइट चल रही है, मैं बाहर देख कर आता हूँ। फिर वह मन में सोचता है कि वे दोनों फाइट कर रहे हैं और उनमें से एक तो ज़रूर मारा जाएगा। वैसे भी मैंने हमेशा उसे फॉलो करने की तो कसम खाई नहीं है। लेकिन जब वह बाहर का नज़ारा देखता है तो शॉक हो जाता है और कहता है कि लगता है मुझे अभी भागने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर हमें एमसी का सीन दिखाते हैं, जो उस पर लगातार अटैक करे जा रहा था और वह लेडी अपने डीमन सप्रेसिंग तालिस्मान का यूज़ करके उसके अटैक को रोक रही थी। और वह सोचती है कि यह कितना फास्ट है, यहाँ तक कि जब मैंने अपने र्यून तालिस्मान को उस पर डाला तो वे एक पल में बिखर गई, और यह बिना किसी स्पिरिचुअल एनर्जी के इतना स्ट्रॉन्ग है कि यह अपनी फिजिकल बॉडी से ही मेरे सारे अटैक को रोक रहा है। एमसी कहता है, तो तुम अपनी डिवाइन एबिलिटीज़ का यूज़ नहीं कर सकती हो, तो यह तुम्हारी बाहरी बॉडी है। एमसी सोचता है कि ऐसी बॉडी जो र्यून को पावर को नलीफाई कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है कि वह इसलिए ही इस तरह फाइट कर रही है और इसके अलावा कोई अन्य जानकारी नहीं है। और चूँकि यह केवल उसकी क्लोन बॉडी है, इसलिए उसे टॉर्चर करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और भले ही यह सिर्फ एक क्लोन है, पर इसे ख़त्म करने के लिए भी मुझे अपनी कुछ स्पेशल पावर का यूज़ करना होगा। यह कहकर वह अपनी स्वॉर्ड क्यूआई को इकट्ठा करने लगता है। वह लेडी उसके पास स्वॉर्ड क्यूआई को देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि क्या स्वॉर्ड क्यूआई, लेकिन इसके पास स्वॉर्ड क्यूआई कहाँ से आई। और फिर वह एमसी पर गुस्सा करते हुए कहती है, क्या तुम मुझे इतना कम आंक रहे हो, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही एमसी उस पर अपनी स्वॉर्ड क्यूआई से अटैक कर देता है और उसे बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है। मरते हुए वह सोचती है कि यह स्वॉर्ड क्यूआई कोई मामूली स्वॉर्ड क्यूआई नहीं है, इसमें लॉ की पावर इम्यूज है। इसने सिर्फ एक ही अटैक में मेरे क्लोन को ख़त्म कर दिया। जाते जाते वह एमसी से कहती है कि मैं तुम्हें देखूंगी, तुम उसके लोगों में से हो। फिर वह हंसते हुए कहती है कि लिंक्स आयो, मैं तुम्हारा अपर रेलम में वेट करूंगी। और यह कहकर वह उसकी क्लोन बॉडी खत्म हो जाती है। एमसी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम सभी लोगों के लिए वहाँ ज़रूर आऊँगा। फिर वह उस इनर कोर को देखते हुए कहता है कि जैसा एक्सपेक्टेड था, यह इनर कोर फेक है, वह सिर्फ मुझे प्रोवोक करके मेरी स्ट्रेंथ को देखना चाहती थी। फिर वह सिटी लॉर्ड के पास आते हुए कहता है कि कैसा चल रहा है, क्या तुमने सभी कोऑर्डिनेट को ढूंढ लिया है। उसे देखकर सिटी लॉर्ड कहती है, वो सीनियर, क्या आप वापस आ गए, मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। फिर वह डीमन वॉल्फ से कहता है कि वाह डॉगी, तुम भागे नहीं। वह डीमन वॉल्फ कहता है, मैं क्यों भागूंगा, हम फिल्म वॉल्फ सभी बीस्ट में से सबसे लॉयल होते हैं, मैं तो आपको धोखा देने की सोच भी नहीं सकता। सिटी लॉर्ड कहती है, सीनियर, वह स्थान यहाँ से बहुत दूर है, आप वहाँ जाने के लिए किस तरह सोच रहे हैं। एमसी कहता है, मेरे पास अपने तरीके हैं। फिर सिटी लॉर्ड सारे कोऑर्डिनेट को एमसी को देती है। एमसी कहता है, क्या सच में वह इतनी दूर है, लेकिन मैं जानता हूँ वहाँ तक कैसे पहुँचना है, चलो डॉग मेरे साथ आओ। डीमन वॉल्फ कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सिटी लॉर्ड कहती है, सीनियर, क्या आप श्योर हैं कि आप बिना किसी कैरेज के जाओगे। एमसी कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अपने रास्ते हैं और मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छी तरह से ट्रेनिंग करोगी। सिटी लॉर्ड कहती है, हाँ सीनियर, ज़रूर।
फिर एमसी अचानक से उस डीमन वुल्फ को उठाता है और तेज़ी से उसे आसमान में फेंक देता है और जल्दी से जंप करके उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और एक फ़नी फेस बनाते हुए कहता है कि लिंक्स आयु सेक्ट मैं वापस आ रहा हूँ। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं जब वह फाइनली लिंक्स आयु सेक्ट में पहुँच जाता है और वह डीमन वुल्फ से कहता है कि जब हम सेक्ट में जाएंगे तो अपनी आइडेंटिटी को रिवील मत करना और अपना मुंह बंद रखना। वह डीमन वुल्फ कहता है ठीक है सीनियर, मैं समझ गया। फिर वह सोचता है कि यह लिंक्स आयु सेक्ट पहले ही नीचे आ चुका है, उम्मीद करता हूँ कि इस सब के लिए मुझे दोषी न ठहराएं। एमसी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। वह डीमन विस्ट कहता है इस सब को समझने के लिए धन्यवाद मास्टर। तभी एक डिसाइपल स्वॉर्ड पर वहाँ आते हुए कहती है तुम एक स्पिरिट बीस्ट के साथ तो आए हो, इसलिए ज़रूर तुम स्पिरिट बीस्ट सेक्ट से होंगे। मैं ये क्विंग हूँ और इस लिंक्स आयु सेक्ट की एक्टिंग हेड। तुम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हो, इस बार लिंक्स आयु सेक्ट पीछे नहीं हटेगा। एमसी बड़े प्यार से उसे कहता है कि मिस आप मुझे गलत व्यक्ति समझ रही हो, और वह उसे अपना गलत नाम फांगलिंग बताता है और कहता है कि मैंने सुना है कि लिंक्स आयु सेक्ट पहले एक प्रसिद्ध सेक्ट था, तो मैं इसे अपनी रेस्पेक्ट देने और यहाँ पर ज्वाइन होने आया हूँ। एमसी की बात सुनकर ये क्विंग सरप्राइज हो जाती है और कहती है क्या सच में तुम लिंक्स आयु सेक्ट में ज्वाइन होने आए हो। तभी अचानक उसकी स्वॉर्ड कांपने लगती है और वह कहती है कि तुम बेकार स्वॉर्ड कहीं की, हमारी बीच तो डील हुई थी, फिर तुम क्या कर रही हो। और फिर अचानक से वह उस स्वॉर्ड से गिरने लगती है। उसे गिरता देख एमसी जल्दी से एक जंप करता है और उस स्वॉर्ड को पकड़कर ये क्विंग को भी पकड़ लेता है और फिर ज़मीन पर लैंड करता है। एमसी को देखकर ये क्विंग भी शर्माने लगती है। फिर एमसी उससे कूल वे में पूछता है क्या तुम ठीक हो। ये क्विंग जल्दी से उससे दूर बढ़ते हुए कहती है बेशक मैं तो ठीक हूँ। आपने क्या सोचा कि मैं गिर गई थी? नहीं, ये तो मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। तुम्हारे पास अच्छा पोटेंशियल है और स्पिरिट ओरिजिन स्टेज पर भी तुम्हारी स्पीड काफ़ी तेज़ है और हमें तुम जैसे लोगों की ही ज़रूरत है, तो स्वागत है तुम्हारा लिंक्स आयु सेक्ट में। एमसी कहता है मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के स्टेज पर हूँ और तुम स्पिरिट ओरिजिन स्टेज की बात कर रही हो, यह कौन सा रियलम होता है। ये क्यों कहती है क्या तुम स्पिरिट ओरिजिन स्टेज के बारे में नहीं जानते, तो तुम कल्टीवेट कैसे करते हो। एमसी कहता है मैं तो एक मामूली जगह से आया हूँ, इसलिए मुझे आगे की कल्टीवेशन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ये किंग सोचते हुए कहती है कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, मैंने इसके बारे में सेक्ट के पुराने रिकॉर्ड्स में पढ़ा तो था। यह एक एंशियंट कल्टीवेशन स्टेज होती है और 1 लाख साल पहले ग्रेट रेवोल्यूशन के बाद डिवाइन ब्रिज टूट गया था और यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी कम होती गई, जिसकी वजह से बहुत से कल्टीवेशन मेथड बदल गए थे। एमसी कहता है रुको, आपने कहा कि आपने स्पिरिट ओरिजिन स्टेज पर पहुंचने के लिए एंशियंट मेथड का यूज़ किया है, लेकिन मैं तो ऐसे ही गेस कर रहा था। तो क्या आप बताओगी कि मॉडर्न स्टेज डिवीजन क्या है। ये क्यों कहती है सबसे पहले आता है स्पिरिट ओरिजिन स्टेज, फिर स्पिरिट फाउंडेशन स्टेज, स्पिरिट कोर स्टेज और फिर आता है स्पिरिट इन्फेंट स्टेज। और जो लोग स्पिरिचुअल इन्फेंट की पीक पर पहुंच जाते हैं वे लोग एक सेक्ट को बनाने के काबिल हो जाते हैं। और यहाँ पर केवल कुछ ही स्पिरिट किंग हैं और मुझे स्पिरिट सेंथ और स्पिरिट सोवरेन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कहा जाता है इनका लाइफ टाइम अनंत होता है। ये अपने एक इशारे से ही पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनके लेवल में इतना बड़ा पावर गैप होता है। एमसी सोचता है तो मॉडर्न कल्टीवेशन वर्ल्ड सच में डिक्लाइन की ओर जा रहा है। ये किंग कहती है इससे पहले कि मैं तुम्हें माउंटेन्स पर ले जाऊँ उससे पहले प्लीज़ मेरी स्वॉर्ड वापस कर दो। एमसी कहता है हाँ क्यों नहीं, यह एक अच्छा आर्टिफैक्ट है। फिर वह सोचता है इस स्वॉर्ड के अंदर एक पावरफुल सोल फोर्स है। ये किंग कहती है हाँ बिल्कुल, मैंने इसे एक फाइट के दौरान ऑब्टेन किया था, अब चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। फिर वह डीमन वुल्फ एमसी से कहता है मैं तो उस स्वॉर्ड के अंदर जो सोल है उससे डील करना चाहता हूँ। एमसी कहता है अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी के लिए उसे थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। तभी वह देखता है कि एक बंदा अपने बर्ड बीस्ट पर आते हुए ये किंग से कहता है कि मिस ये क्या संयोग है कि आप यहाँ बाहर मिल गई। उसकी बातें सुनकर ये किंग कहती है क्या लिंग फेंग। वह बंदा कहता है क्या आप अपनी सीनियर ब्रदर की मैनेजमेंट फीस को चुकाने आई हो। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि यह ली फेंग है जो स्पिरिट बीस्ट सेक्ट का 3rd यंग मास्टर है। एमसी कहता है क्या एक मैनेजमेंट फीस। ये किंग कहती है सीनियर ब्रदर तो फालतू की चिंता करते हैं, आज यह डिसाइड हो ही जाए, हम अब और भुगतान नहीं करेंगे। वह बंदा कहता है कि मुझे डर है कि यह आपके ऊपर नहीं है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। फिर वह हमारे एमसी से कहता है कि यंग मैन, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक अच्छे टैलेंट के साथ एक फ्लेम हाउंड है, तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट सेक्ट में शामिल होने का क्या ख्याल है। इस तरह के डिक्लाइन में जाते हुए सेक्ट से अच्छा हमारे पास एक अच्छा भविष्य होगा तुम्हारा। उसकी बातें सुनकर ये किंग गुस्सा होते हुए कहती है कि तुमने हमारी डिसाइपल की भर्ती को भी रोक दिया है, लेकिन अब तुम खुलेआम हमारे डिसाइपल को चुरा रहे हो। वह बंदा कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मना कर रही हो। यह कहकर वह अपने ईगल बीस्ट से कहता है कि जाओ और उसे एक अच्छा लेसन सिखा के आओ। लेकिन वह उस ईगल की तो पहले ही हालत पतली हो चुकी थी, क्यों उसने हमारे फ्लेम डीमन के खतरनाक ऑरा को सेंस कर लिया था। वह बंदा फिर से उस ईगल से कहता है क्या तुम मेरे एक गार्डियन बीस्ट नहीं हो, तो फिर मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। लेकिन वो ईगल तो हमारे वोल्फ को देके जा रहा था और जैसे ही वह इसकी तरफ घूर के देखता है
वह ईगल तुरंत वहाँ से दुम दबा के भागने लगता है। उसके ऐसा करता देख वह बंदा कहता है कि अरे बेवकूफ़ बर्ड, ये तुम क्या कर रहे हो। फिर वह मन में सोचता है कि आखिर इस ईगल बीस्ट को आज हो क्या गया है। फिर वह चिल्लाते हुए कहता है कि मैं अभी के लिए तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगा। उसको अचानक से वापस जाता देख ये क्यों कहती है आगे चल क्या रहा है, वो अचानक से क्यों भाग गया। एमसी उसे चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए कहता है कि शायद वह आपके ऑरा से ही डर गया होगा। ये क्यों कहती है, क्या सच में। और वह इस्तेमाल करने लगती है और देखो वह इसे सच भी मान लेती है और अपनी तारीफ करते हुए कहती है कि मैंने 3 साल की ट्रेनिंग की है और इससे वह वसूल हो गई। एमसी कहता है कि ये सेक्ट डिक्लाइन में क्यों जा रहा है वो आज पता चला। खैर इसमें तुम्हारी भी पूरी गलती नहीं है। तभी लिंक्स आयो सेक्ट का एक डिसाइपल और आता है और आते हुए कहता है जूनियर सिस्टर तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये क्यों कहती है सीनियर ब्रदर आप आ गए। फिर उसके सीनियर ब्रदर को दिखाया जाता है जिसका नाम ली आयोटियान होता है। वह आते ही ये किंग से पूछता है कि जूनियर वह बंदा कहाँ गया जो स्पिरिट बीस्ट सेक्ट से आया था। ये किंग कहती है जाहिर है वो मेरी पावर से डर गया और यहाँ से चला गया। वैसे मुझे तुम्हें एक नए डिसाइपल से मिलाना है जो आज ही ज्वाइन हुआ है। सीनियर ब्रदर कहता है वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि आखिर हुआ क्या था। ये क्यों कहती है ठीक है यहाँ से वह कैसे भाग गया मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने उसे बोल दिया कि लिंक्स आयो सेक्ट अब कोई भुगतान नहीं करेगा। उसने पहले तो मुझ पर अटैक करने की कोशिश की पर मेरी पावर देखने के बाद वो यहाँ से दुम दबा के भाग गया और फिर वह और भी फालतू बातें करने लगती है। लेकिन सीनियर उसकी बातों को बिना सुने ही उस बंदे के पीछे चला जाता है। ये किंग चिल्लाते हुए कहती है कि सीनियर ब्रदर आप कहाँ जा रहे हैं, अभी तो मैंने अपने नए मेंबर्स को आपको मिलाया ही नहीं। सच में वह इतनी जल्दी में क्यों था। फिर वह हमारे एमसी से कहती है खैर जो कुछ भी हो मैं तुम्हें सेक्ट में ले जाऊंगी और मेरे साथ चलो। फिर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो अपने बर्ड बीस्ट पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बेवकूफ़ बर्ड कहीं के, तुम्हारी वजह से आज मैं इतना शर्मिंदा हुआ हूँ। मैं बहुत नाराज़ हूँ, जब मैं वापस जाऊँगा तो अपने फादर से कहकर तुम्हें पनिश करवाऊँगा। तभी सीनियर ब्रदर उसके पास पहुंच जाता है और कहता है ली फेंग प्लीज़ थोड़ी दूर रुको, मैं विशेष रूप से अपनी जूनियर सिस्टर के ब्याह पर आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। वह बंदा कहता है कि अब तुम वापस जाओ, मैं अपने फादर से इस सब की रिपोर्ट करूँगा और वही तय करेंगे कि अब आगे क्या करना है। सीनियर ब्रदर कहता है यह सिर्फ एक गलतफहमी थी, इस सब में अपने फादर को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। वह बंदा कहता है अगर तुम मेरी क्षमा चाहते हो तो यह असंभव भी नहीं है। सीनियर ब्रदर कहता है तो आपकी क्या शर्तें हैं। वह बंदा कहता है जाओ और उस लड़की की कल्टीवेशन को क्रिपल कर दो और लिंक्स आउट सेक्ट के सारे ट्रेजर को मेरे पास लेकर आओ तो शायद तुम्हें मैं माफ़ कर दूं। फिर वह हंसते हुए कहता है कि हा इसे ध्यान से सोचो। सीनियर ब्रदर कहता है मैं देख रहा हूँ कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तुम अब बोल्ड हो रहे हो, लेकिन तुम भी एक बेवकूफ़ हो और तुम जैसे बंदे का जीवित रहना अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यदि तुम मेरी योजनाओं को बेकार करने जा रहे हो तो अब मुझे तुम्हें मारना होगा। वह बंदा डरते हुए कहता है कि तुम करना क्या चाहते हो, अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो मेरे फादर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सीनियर ब्रदर एक जगह पर खड़े होकर सोच रहा था कि सोल सर्चिंग टेक्निक ये कभी झूठ नहीं बोलती, तो वह बंदा सच बोल रहा था। फिर हमें दिखाते हैं कि उसने उस बंदे और उसके बर्ड बीस्ट को अपनी अर्थ ब्लेड टेक्निक से खत्म कर दिया था और वह उसी चोटी पर खड़ा होकर कहता है लगता है अब मुझे जल्दी लिंक्स आयो सेक्ट को छोड़ना होगा। नेक्स्ट हमें लिंक्स आयो की तरफ दिखाते हैं जो सेक्ट में पहुंच चुका था और उसे देखकर वह सोचता है कि यह अजीब है कि सेक्ट के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आसपास कोई डिसाइपल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। फिर ये क्वीन उस डिसाइपल को देखकर कहती है कि जूनियर ब्रदर तेकू मैं वापस आ गई। वह डिसाइपल कहता है कि सीनियर सिस्टर आप आ गई। ये क्यों कहती है कि ये हमारे सेक्ट का सबसे यंग डिसाइपल ली सायोफेन है और यह थोड़ा डरपोक भी है। फिर लिंक सायो उसे सीनियर ब्रदर कहकर ग्रीट करता है। सायोफेन कहता है कि मुझे सिर्फ सायोफेन बुलाओ। ये क्यों कहती है शाओफेन ये हमारे नई जूनियर डिसाइपल ब्रदर फैंगलिंग ने है। एमसी कहता है सीनियर सिस्टर यह सेक्ट इतना सुनसान क्यों लग रहा है, हमारे सेक्ट के बाकी लोग कहाँ हैं। ये क्यों कहती है आपको जोड़कर 5 लोग हैं जो कि इस साल के इमोर्टल रेलम टूर्नामेंट के लिए पर्याप्त हैं। हम में से एक कुछ समय के लिए गायब है लेकिन वह कभी भी वापस आ सकती है। एमसी कहता है मैंने जितने लोगों की कल्पना की थी ये तो उससे भी कम है। सायोफेन कहता है कि हाल ही में कुछ सेक्ट ने हमारे सेक्ट में नए डिसाइपल के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन हमारे सेक्ट के कुछ बेनिफिट्स अभी भी सुरक्षित हैं। एमसी कहता है अगर वे लोग लिंक्स आयो सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो फिर वे सीधे अटैक क्यों नहीं करते, इस तरह की ट्रिक क्यों खेल रहे हैं। और सेक्ट लीडर और मास्टर का क्या हुआ, वे कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। ये क्यों कहती है सायोफेन इसे हमारे सेक्ट से परिचित कराओ, मैं थोड़ी थक गई हूँ इसलिए अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। सायोफेन कहता है ठीक है सीनियर। फिर सायोफेन एमसी को बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि 1 लाख साल पहले जब फैंगलिंग सायो अपर रेलम में गए थे तभी से डिवाइन ब्रिज टूट गया और इमोर्टल रेलम का पाथ भी सभी के लिए बंद हो गया। 20 साल पहले जब हमारा सेक्ट सीज था तब हमारे पुराने सेक्ट लीडर ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके सभी मेजर सेक्ट के साथ हेवनली दाव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें थी कि सभी सेक्ट को लिंक्स आउट सेक्ट पर एक साथ कभी हमला नहीं करना है। और इस सेक्ट की लेगेसी को बनाए रखने के लिए हमारे पुराने सेक्ट लीडर ने अपना कल्टीवेशन बेस नष्ट कर लिया। और बात रही एल्डर्स की तो उनमें से एक ही बच पाया और वो भी काफ़ी इंजर्ड था।
फिर वह माउंटेन्स में कहीं गायब हो गया और उसकी कंडीशन कैसी है ये अभी तक किसी को नहीं पता। और अब बहुत देर हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ, बाकी बातें हम फिर कभी करेंगे। एमसी को इन बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह वुल्फ डीमन से कहता है कि डॉगी अब तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। डीमन कहता है जैसा तुम ऑर्डर करो, और एमसी ने उसे क्या करने को कहा ये थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमें ये क्यों का सीन दिखाते हैं, जो अपने कमरे में उदास बैठी थी। तभी अचानक से उसके कमरे में एक अजीब सी स्मेल आने लगती है और वह कहती है यह स्मेल कैसी है, लेकिन यह बहुत अच्छी है। तभी उसके दरवाजे को खोलकर उसका सीनियर ब्रदर उसके कमरे में आता है, जो अपने हाथ में नींद का एक एलेक्जर लेकर आया था, और वह कहता है कि जूनियर सिस्टर चलो अब तुम कुछ देर शांति से सो जाओ। नेक्स्ट हमें लिंक सायो की तरफ दिखाते हैं, जहाँ पर वह सायो वैन उसे उसका कमरा दिखाते हुए कहता है कि अब आप यहीं रहेंगे और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ढूंढ लेना। लेकिन आपका पेट कहाँ गया? एमसी कहता है शायद वह यहीं कहीं घूम रहा होगा। सायो वैन कहता है ठीक है। तभी उन्हें ये क्यों के कमरे की तरफ एक धमाके की आवाज़ आती है और वे देखते हैं कि वे दोनों फाइट कर रहे थे। सायो वैन कहता है क्या वे लोग फाइट कर रहे हैं? यह खतरनाक लगता है, मैं घर जा रहा हूँ। जूनियर लिंक आपको भी कहीं छुप जाना चाहिए। एमसी कहता है अच्छा, आप वास्तव में अपनी लाइफ को बहुत महत्व देते हैं। नेक्स्ट हमें उन दोनों की फाइट को दिखाते हैं, जहाँ पर ये किंग सीनियर पर खतरनाक अटैक कर देती है। सीनियर कहता है कि ये पावर तो अर्ली इन्फेंट स्टेज लेवल की है, तुम मेरी जूनियर नहीं हो सकती, बताओ वास्तव में तुम कौन हो। और ये बात सच भी होती है, क्योंकि ये किंग के पास जो स्वॉर्ड थी उसमें एक सॉल होती है जो ये किंग को मुसीबत में आने पर उसकी सहायता करती है, और वह उसके शरीर को पजेस कर लेती है और कहती है कि मैंने इस लड़की को तुम्हारे बारे में पहले ही बताया था, लेकिन इसने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। सीनियर ब्रदर कहता है कि मेरी बात को अब ध्यान से सुनो, लिंक्स हाउस सेक्टर अब ज़्यादा दिनों तक सेफ नहीं रहेगा, मैं बस अपनी जूनियर सिस्टर को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। ये किंग कहती है ये असंभव है, हेवन दाव कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम पर कोई अटैक नहीं कर सकता है। सीनियर ब्रदर कहता है लेकिन स्पिरिट बीस्ट सेक्टर के एंसेस्टर ने यह पहले ही पता लगा लिया है कि इसे कैसे बाईपास किया जाए, मुझे नहीं पता इसे वह कैसे करेगा, पर यह सच है सीनियर के पास भी शायद कोई सोल होती है। वह उससे कहती है कि ऐसा लगता है अब उस चाबी को इस लड़की से हम हासिल नहीं कर पाएंगे, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, चलो यहाँ से निकलो। फिर वह एक एस्केप तालिस्मान को निकालता है और वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन अपीयर होता है, जो तालिस्मान को पकड़कर कहता है यह तो एक नकली तालिस्मान है, तो यह सब मेरा ध्यान हटाने और बचने के लिए था। और यह ओल्ड मैन उस ईगल बिस्ट पर आए बंदे का ग्रैंडफादर होता है। वह कहता है कि मेरे पोते के मरने के बाद अब यह सेक्ट भी यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये किंग सोचती है कि वह बुड्ढा मेरी पहुँच से बाहर है, वह कम से कम स्पिरिट सेंथ लेवल पर तो होगा, और इस लड़की की इतनी कम स्पिरिचुअल एनर्जी और कल्टीवेशन से इसको काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वह ओल्ड मैन कहता है लिटिल ड्रैगन गर्ल, जब तुम अपनी पीक पर भी होती तब भी मेरा मैच नहीं होती, और अब तुम सिर्फ एक सोल फॉर्म हो। ये किंग भी उसके इतने खतरनाक प्रेशर से शॉक हो जाती है। तभी फाइट में हमारा एमसीवी एंट्री ले लेता है और वह आसमान में आकर कहता है ओ ओल्ड मैन, हम इस गलत फहमी को आराम से बैठकर भी दूर कर सकते हैं, इसके लिए हमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह बुड्ढा सोचता है इस आदमी में से मुझे कोई स्पिरिचुअल पावर महसूस नहीं हो रही, यह अजीब बात है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता हूँ और ना ही इससे कोई पंगा ले सकता हूँ। ये क्यों सोचती है कि यह ओल्ड मैन सिर्फ स्पिरिट सेंथ लेवल पर नहीं है, मुझे तो इससे दूर जाने की ज़रूरत है। वह ओल्ड मैन शांत हो जाता है और कहता है कि यह अच्छा है, वैसे भी मेरे पास कुछ सवाल थे जिसके मुझे जवाब भी देने थे। ये क्यों कहती है क्या सच में हम बात कर सकते हैं? नेक्स्ट हमें स्पिरिट बीस्ट सेक्ट का सीन दिखाते हैं। मैंने पहले कहा था ना कि एमसी ने डीमन वुल्फ से क्या करने को कहा था, वो आगे पता चलेगा। तो अब हमें दिखाया जाता है कि उसने इस डीमन वुल्फ को इस सेक्ट को ख़त्म करने को भेजा था। फिर हमें वुल्फ डीमन को दिखाया जाता है, जो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते हुए कहता है कि ही अब तो मेरे पास एक ऑफिशियल परमिशन है, तुम स्पिरिट सेक्ट बीस्ट के कमीनों, तुम्हारे ग्रैंडपा फैंगलिन यहाँ आ चुके हैं। और इस एपिसोड में बस इतना ही। देखो जितने अब तक चैप्टर रिलीज हुए थे मैंने इन 3 वीडियो में ही सारे चैप्टर को कवर कर लिया है, और आगे के जब चैप्टर आएंगे तब उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा।